Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं MBI के लेक्चर के साथ। उससे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके बेस्ड, उस कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले रीड करो। इफ द DNA मॉलिक्यूल हैज 400 बेस पेयर्स देन कैलकुलेट। क्या बोला है इसमें? एक DNA मॉलिक्यूल के पास कितने बेस पेयर्स है? 400 बेस पेयर्स है और हमें पूछा है नंबर ऑफ शुगर। तो मैंने लास्ट क्लास, एक काम करो, पहले तो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शुगर, फॉस्फेट, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो एक बार पिछला जो लिखा होगा कहीं अगर, तो वो वाले नोट्स पढ़ के फिर सॉल्व करो, क्योंकि मैंने बताया हुआ ये एकदम बिल्कुल सेम। और फिर भी नहीं आ रहा या कर लिया है तो चलो चेक करते हैं। मैंने बोला था कि 1 बेस पेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? 2 न्यूक्लियोटाइड्स। बोला था कि नहीं बोला था? ऑब्वियसली बोला था। और भी क्या बोला था मैंने? नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि कितना होगा? एक बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड, तो 400 बेस पेयर इज इक्वल टू 800 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहाँ पे 400 दिया तो हम लोग ने न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट कर लिया 800। अब नंबर ऑफ शुगर है तो नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना है? 800, तो नंबर ऑफ शुगर इज इक्वल टू 800 न्यूक्लियोटाइड। दूसरा, नंबर ऑफ फॉस्फेट, कितने टोटल फॉस्फेट होंगे? नंबर ऑफ फॉस्फेट इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और वो कितना है? 800 न्यूक्लियोटाइड। तीसरा क्या पूछा? नंबर ऑफ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, और वो भी कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितना, विच इज 800 न्यूक्लियोटाइड। चौथा इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन लीनियर DNA एंड इन सर्कुलर DNA। तो लीनियर DNA के अंदर क्या होता है? इट इज N-2 विच इज इक्वल टू 800 - 2 यानी 700 एंड 800 - 2 विच इज इक्वल टू 798 न्यूक्लियोटाइड। और सर्कुलर DNA में कितना होता है? N होता है, विच इज अगेन 800 न्यूक्लियोटाइड। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीनेचरेशन एंड रीनेचरेशन। इसका मतलब क्या होता है? एक DNA का स्ट्रैंड है AGCTA TCGAT, दिस इज 5' to 3', दिस इज 3' to 5'। ऐसा दिखता है DNA का स्ट्रैंड। उसमें से एक स्ट्रैंड जो है 5 to 3' वाला, दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और एंटीसेंस स्ट्रैंड। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, इतना कुछ डिटेल में नहीं जाना है। इसको जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि हमने जो पेयर्स बनाया वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री T, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, तो वैसे इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, या फिर इसको STRAND बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। ओके, वेरी गुड। अब नॉर्मल टेम्परेचर है, एकदम बढ़िया टेम्परेचर है, DNA का सूटेबल टेम्परेचर है, तो वो ऐसा रहेगा। लेकिन अब मैंने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हो जाएगा डीनेचरेशन। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डीनेचरेशन होता है, और डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है? कि जो 2 स्ट्रैंड है वो टूट जाते हैं।
सिंगल स्ट्रैंड में हो जाते हैं, दैट इज डीनेचरेशन। और वो कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अब अगर मैं टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर कर दूं जो डीएनए को चाहिए था, तो अब वापस जो क्या है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है। समझे? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रीनेचरेशन। डीनेचरेशन यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का टूटना इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, इस टेम्परेचर पे डीएनए स्टेबल नहीं रह सकता। और रीनेचरेशन मतलब वापस से अपना नया डीएनए का बनना। अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि जो भी डीएनए के अंदर AT के पेयर ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू GC के, उनको कम टेम्परेचर दो ना तो भी वो टूट जाते हैं। लेकिन जिनमें GC ज़्यादा होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है अपने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 3 बॉन्ड तोड़ने हैं ना इसमें। AT में तो 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तोड़ने में कम टेम्परेचर लगेगा, 3 बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो GC का यानी डीनेचरेशन करना है GC का, तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। और GC के पेयर्स किस में ज़्यादा होते हैं? प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है डीनेचरेशन के लिए एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में AT ज़्यादा होता है, और ज़्यादा AT हो तो कम टेम्परेचर में भी टूट जाएगा, सिर्फ 2 बॉन्ड ही तो तोड़ना है। समझे? डीनेचरेशन और रीनेचरेशन। अभी हम बात करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ डीएनए। अभी हमने पढ़ा डीनेचरेशन और रीनेचरेशन। तो TM एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर डीनेचरेशन ऑफ डीएनए होता है। ठीक है? डीनेचरेशन के बाद अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो रीनेचरेशन होगा। रीनेचरेशन में सिर्फ एक करेक्शन कर लेना, मैंने बताया था ना आपको कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, जो कि सही है। बट रिमेंबर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता, नहीं तो पूरा रेप्लिकेशन हो जाएगा, एक डीएनए के 2 डीएनए बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। दूसरा पॉइंट, डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो सबको पता है। इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्टेबल। दूसरे जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाले जैसे RNA है, उससे ज़्यादा स्टेबल DNA, इसीलिए वो हमारी बॉडी के अंदर होता है और स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके अंदर A और T का पेयर बनता है, G और C का पेयर बनता है। ऐसा क्योंकि एक जो है पिरिमिडिन, एक जो है प्यूरिन, इधर भी एक जो है प्यूरिन, एक जो है पिरिमिडिन। उससे क्या है, डिस्टेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि जो प्यूरिन है हमें पता है डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडिन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन के साथ अगर बनेगा बॉन्ड, या अगर मान लो 2 पिरिमिडिन के साथ अगर बनेगा तो छोटी स्पेस लेगा, 2 प्यूरिन के साथ बनेगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन रखते हैं, इसलिए पूरा जो स्पेस है वो बराबर रहे। एक और बात, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताया, मैंने आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या था, शुगर और बेस के बीच में था। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या था, फॉस्फेट और शुगर के बीच में था। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में, जिसकी वजह से क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। समझे? नेक्स्ट, BDNA जो होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA होता है, A, B, C ऐसे टाइप्स होता है। आपको क्या जानना है, अब जो मैं बता रही हूँ सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। BDNA हमारे अंदर होता है और वो क्या होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है उसमें। राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, मतलब मैंने जो DNA बना के बताया था वो ऐसे सीधा था, पर वो वैसा नहीं रहता हमारी बॉडी में, वो कॉइल हो जाता है, ऐसे टर्न बनाता है।
हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा। तो ये रिबन की तरह दिखता है। तो अगर सीधी रिबन है तो वो ऐसे राइट साइड से भी कॉइल हो सकती है, ऐसे लेफ्ट साइड से भी कॉइल हो सकती है। जो BDNA है वो राइट कॉइलिंग करता है। उसके बाद एक जो टर्न है DNA का, जिससे कॉइल हो रहा है ना, अगर रिबन है तो ऐसे पूरा ऐसे कॉइल हो रहा है, तो जो एक पूरा टर्न होता है ना, उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। दिस इज इन 1 टर्न। और एक ही टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। ये एक टर्न है जिसकी लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम्स, और इसके अंदर कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर। तो हर 2 बेस पेयर के बीच में कितनी लेंथ होगी, 34 डिवाइड बाई 10, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। कोई भी प्रॉब्लम इसमें? वापस मैंने बोला जो BDNA होता है दैट इज राइट हैंडेड कॉइलिंग DNA जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर राइट हैंड कॉइलिंग है तो कॉइल तो हो रही है ना, तो जो एक टर्न होगा, वो जो एक टर्न की पूरी लेंथ होगी वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। और हर एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होंगे। बेस पेयर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, जो मैंने अभी बताया। तो हर उसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे, एक टर्न की होगी 34 एंगस्ट्रॉम। तो 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 34 डिवाइड बाई 10 जो 3.4 एंगस्ट्रॉम्स और 0.34 नैनोमीटर। एक और होता है C वैल्यू। C वैल्यू जो होता है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का बेस पेयर होता है, यानी कि ह्यूमन में कितना होगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 हैप्लॉइड जीनोम बेसिकली बेस पेयर। अगर मैं डिप्लॉयड की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ये डिप्लॉयड के लिए, तो वो C वैल्यू नहीं होगी। फिर C वैल्यू इज फॉर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक लास्ट पॉइंट रह गया खाली, क्या है वो, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। DNA का स्ट्रक्चर, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। तो DNA के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, शुगर और फॉस्फेट जो होता है वो बैकबोन होता है, और इसके साथ जो भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं वो इससे बाहर निकल रहे होते हैं। ये बैकबोन क्या बना रहा है, शुगर और फॉस्फेट। सिर्फ इतना याद रखना, ये क्या है, बैकबोन। Next we will study central dogma. What is central dogma? Very important. It is given by Crick. Crick इंसान ने दिया है ये। Respectfully, ऐसे disrespect नहीं करने की किसी की। Okay, so DNA है। DNA will convert into RNA and RNA will form प्रोटीन। जब DNA will form RNA, that process is known as transcription, and RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन is known as translation. This is known as central dogma. जब DNA से RNA से प्रोटीन बनता है, ये हमारी बॉडी में होता है। और आपके लिए खुशखबरी है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम डिटेल में पढ़ने वाले। अब एक्चुअली में क्या होता है, DNA है, DNA का एक स्ट्रैंड जो क्या है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है जिससे बनता है RNA, और वो RNA से क्या बनता है, प्रोटीन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में समझाऊंगी, अभी के लिए इतना ही समझो। एक मैं आपको और बात बता देती हूँ, DNA से वापस DNA भी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। उसमें क्या होता है, 2 DNA है, इसका एक स्ट्रैंड इधर आ गया, इसका एक स्ट्रैंड इधर आ गया, इन दोनों ने अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिए, तो एक DNA का 2 DNA होगा। दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन। बट रिमेंबर, रेप्लिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ही है। एक और चीज होती है दैट इज रिवर्स सेंट्रल डॉगमा।
बहुत बढ़िया बात है, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। एक डीएनए है, उससे आरएनए बनना चाहिए था, और आरएनए से क्या बनना चाहिए था, प्रोटीन बनना चाहिए था, ये नॉर्मल। अगर डीएनए से आरएनए बने तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाउ यू विल से ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बने तो दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। पर किसी महान इंसान ने, जिसका नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोरे, मैं ऐसा बोलती हूँ, बाल्टीमोरे ने निकाला रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि आरएनए से डीएनए बन रहा है। दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, डीएनए से आरएनए बनना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार क्या हुआ, आरएनए से डीएनए बना। और ये किसके अंदर होता है, एचआईवी के अंदर। एचआईवी में क्या होता है, आरएनए होता है एज अ डीएनए, एज अ जेनेटिक मटेरियल। अपने अंदर वो लोग आरएनए रखते हैं, ठीक है, उनके पास आरएनए है, पर वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और वो देखते अरे बाप रे, इन लोगों की बॉडी के अंदर तो डीएनए है, तो मैं इन लोगों के बॉडी में कैसे रहूँ, मुझे इनके साथ रहने के लिए इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वो अपना आरएनए अंदर छोड़ते हैं और आरएनए से कन्वर्ट हो जाते हैं डीएनए के अंदर। तो आरएनए से डीएनए का कन्वर्जन इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी वो तो एंजाइम हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी चालाकी की वजह से एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के अंदर स्टे कर सकता है और हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो हमारे सेल के साथ ही घुल मिल जाता है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी ढूंढ ही नहीं पाती है इसको, क्योंकि वो हमारी सेल पहचान पाती है ना, तो हमारी सेल के अंदर ही इसका डीएनए छुपा हुआ है, वो नहीं मिलता है, इस वजह से एचआईवी का इन्फेक्शन रहता है। अब समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? अभी इन जनरल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है वो होता है वाव या नून, रोटेटर, गूगल किया था मैंने, मतलब यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो सेम है सॉरी, ये भी यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो सेम, यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो सेम। सिमिलरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में भी होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो क्या होता है, जैसे मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनाया ACCGGT, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर आप बनाना चाहो तो क्या बनोगे, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, विच इज रेड द सेम वे इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब तुम 3 to 5 से पढ़ो या 5 to 3 से पढ़ो कॉम्प्लीमेंट्री में, तो वो सेम होगा, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सॉरी मैं वहीं अटकी हुई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, आपने बायोटेक नहीं पढ़ा है, मैं उस हिसाब से बताऊंगी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो हम यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, वो एंजाइम को डीएनए के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब डीएनए के अंदर डालते हैं, और वो एंजाइम एक स्पेसिफिक साइट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे अटैक करता है और उसे तोड़ता है। क्यों तोड़ता है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है, हमको वो चाहिए, तो डीएनए से तोड़ना पड़ेगा, वो डिटेल में मत जाओ, इतना याद रखो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत बड़े बड़े नहीं होते, माइनर सीक्वेंस होते हैं। क्या होता है, माइनर सीक्वेंस, छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, और वो ऐसे सीक्वेंस होते हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आता है, एक स्पेसिफिक साइट पे आता है, उसको तोड़ता है और बस तोड़ देता है। तो दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस। एक और है, दैट इज रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, आपके और मेरे बॉडी के अंदर की जो डीएनए है उसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे, 98% जो डीएनए है हमारा उसके अंदर सीक्वेंस रिपीट हो रहे होते हैं। अब
अगर आपको पता है डीएनए के बारे में तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि नहीं यार, हमारे तो सबके डीएनए अलग अलग होने चाहिए ना, तभी तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी डिफर करते हैं। यही तो अभी तक आपको सिखा है। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, बहुत माइनर 2% ऐसे डीएनए होते हैं जो एकदम अलग होते हैं। बाकी के 98% डीएनए ऐसे होते हैं जो सभी के अंदर सेम होते हैं। यानी कि सेम का मतलब कि सबके पास रिपीटेशन ऑफ ए होगा, सबके पास रिपीटेशन ऑफ जी होगा। डिफरेंस कहाँ आता है, मेरे पास 300 रिपीटेशन है ए के, आपके पास 350 रिपीटेशन है ए के। ऐसे डिफर करता है सबका। तो उससे मैं और आप थोड़े अलग हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट सीक्वेंस। और यही यूज होता है कहाँ पर, जब मॉम और चाइल्ड या फादर और चाइल्ड का कंपैटिबिलिटी करना होता है कि ये इसका बच्चा है या नहीं, तो वो ये वाले सीक्वेंस देखते हैं। वो जो अलग है 2% वो सीक्वेंस नहीं देखते। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि डीएनए तो सब में अलग अलग होता है ना, तभी तो डिफरेंस है। ऐसे बोलते हैं हेयर का कलर सबका अलग है, हाइट सबकी अलग है, तो वो जो है ना वो सिर्फ 2% कंप्राइज करता है। बाकी के 98% जो है सिर्फ रेपिटेशन है कुछ सीक्वेंस के। नंबर ऑफ रेपिटेशन विल डिफर इन ईच इंडिविजुअल, और उस बेस्ड पे हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। दैट इज रेपिटेटिव सीक्वेंस। तो 4 चीज हमने पढ़ी। सेंट्रल डॉगमा यानी डीएनए से आरएनए का कन्वर्ट होना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का कन्वर्ट होना इज ट्रांसलेशन। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है आरएनए से डीएनए बढ़ेगा। कहाँ पे देखने मिलता है, एचआईवी के अंदर। तीसरा हमने पढ़ा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, ऐसे सीक्वेंस जो अगर 5 to 3 में पढ़ो तो भी वैसे ही साउंड करेंगे जैसे 3 to 5 में पढ़ोगे। जैसे कि हमारे नॉर्मल वर्ड्स वाओ, वो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर हम डाल रहे हैं तो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट पे एक्ट करेगा और उसको कट करेगा, ब्रेक करेगा। रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस का रेपिटेशन, उसमें मेरे और आपके अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशंस अलग अलग होंगे पर प्रेजेंट होंगे। सबके अंदर एक ही रेपिटेशंस होती है, सबके अंदर टी की होती है, नंबर सबका अलग अलग होता है। उस बेस पे हम लोग सबको अलग अलग पहचानते हैं, मतलब अलग अलग है। और इसी सैटेलाइट सीक्वेंस को हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ चाइल्ड, या इस मम्मी का या इस पापा का। दैट्स इट। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए करेंगे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।